नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं योगेश महरिया क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे अब तक के हमारे राष्ट्रपति, यानी कि हमारे राष्ट्रपतियों की श्रृंखला निरंतर जारी थी और इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, यानी कि भारत के 9वें निर्वाचित राष्ट्रपति। तो आज की कक्षा को प्रारंभ करने से पूर्व मेरे जो भी नए मित्र हैं उनसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, जो भी कक्षाएं अपलोड की जा रही हैं, उन सभी के नोटिफिकेशन की जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त हो सके। यदि कक्षा के अंत में आपको हमारी कक्षा पसंद आती है तो हमारी कक्षाओं को लाइक कीजिए और साथ ही में कमेंट अवश्य कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी औपचारिकता के शुरुआत करते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब के बारे में। तो आज के हमारे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। देखो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, 8 निर्वाचित राष्ट्रपति और 3 कार्यवाहक राष्ट्रपतियों की बात हम कर चुके हैं। यानी कि इससे पहले 8 निर्वाचित राष्ट्रपति हुए और 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए। तो जो भी मेरे नए दोस्त हैं या आपको एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मैं वो सभी नाम आपको गिना देता हूं। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंबर 2 राधाकृष्णन, नंबर 3 जाकिर हुसैन, नंबर 4 वीवी गिरी। अभी मैं निर्वाचित की बात कर रहा हूं, ठीक है। वीवी गिरी के बाद में हम बात करें, मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद में हम बात करें फखरुद्दीन अली अहमद 5वें, नीलम संजीव रेड्डी 6वें, हम बात करें ज्ञानी जैल सिंह 7वें, और हमने इससे पहले की रामास्वामी जो आपके थे वे 8वें निर्वाचित राष्ट्रपति हमने अभी अंतिम रूप से पढ़े हैं। अब हम बात कर रहे हैं 9वें निर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब। और 3 कार्यवाहक राष्ट्रपतियों के रूप में किस किसने काम किया। पहला जो कार्य किया वे थे वीवी गिरी साहब कार्यवाहक राष्ट्रपति, नंबर 2 मोहम्मद हिदायतुल्लाह और नंबर 3 बीडी जत्ती। तो जो भी मेरे नए मित्र हैं, ये सारी जानकारी आपको पुरानी कक्षाओं में मिल जाएगी, अर्थात ये कक्षाएं पहले से पूर्ण हो चुकी हैं। तो आप हमारे जो पुरानी वीडियोस हैं, पुरानी जो कक्षाएं हैं, उनको ज़रूर देखिएगा, जिससे आपके आगे के सभी कंसेप्ट क्लियर हो सके। चलिए दोस्तों, समय की गरिमा को समझते हुए बिना किसी औपचारिकता के सीधे टू द पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शंकर दयाल शर्मा। चलिए, तो आज की हमारी हेडिंग है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहला सवाल जो बनता है वो यही पूछा जाता है, सुमेलित करो में आता है कि देश के कौन से निर्वाचित राष्ट्रपति थे। 9वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। पहली बात तो ये। अगला जो सवाल बनता है वो सवाल बनता है कि इनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल कितना था, यानी कि कब से कब तक ये पद पर विराजमान रहे। तो अगला जो हमारा सवाल है उसका आंसर होगा 25 जुलाई 1992 से लेकर हम बात करें आगे 25 जुलाई 1997 तक, यानी कि पूरे 5 साल ये भारत के राष्ट्रपति के पद पर विराजमान रहे। अगला जो सवाल पूछा जाता है और वो सवाल बनता है कि शंकर दयाल साहब का संबंध कहाँ से था। तो शंकर दयाल साहब का संबंध था भोपाल से, और भोपाल वर्तमान में कहाँ है, मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो यहां तक तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए।
तो शंकर दयाल साहब की कहानी भोपाल से शुरू होती है और राष्ट्रपति भवन पर आकर समाप्त होती है। अर्थात इनका जो राजनीतिक जीवन है वो भोपाल से शुरू होता है और राष्ट्रपति पद पर जब तक निर्वाचित नहीं होते तब तक निरंतर जारी रहता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो चलिए अब इस कड़ी में जो पृष्ठभूमि के रूप में अर्थात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले ये किस किस पदों पर रहे, मुख्य रूप से कौन जो प्रावधान है उनके बारे में हम बात करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले 1952 से लेकर 1956 तक जो बात लिखने जा रहा हूं उसमें बड़ा ध्यान से देखिएगा। भोपाल के मुख्यमंत्री रहे अब मेरे बहुत से विद्यार्थी हैं, उनके मन में सवाल उत्पन्न हो गया कि साहब भोपाल के मुख्यमंत्री रहे, कुछ समझ में नहीं आया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते तो हमें समझ में आता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां जो आपका कंसेप्ट है मैं आपको ये क्लियर कर दूं। देखो, हमारे भारतीय संविधान जो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये कंसेप्ट संविधान का जो पहला ही हमारा सेशन था, संविधान का परिचय, भारतीय संविधान का परिचय जो इंट्रोडक्शन था, हमारी प्रारंभिक कक्षाएं हैं, मैंने वहाँ भी समझाया था। लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं पुनः एक बार शॉर्ट रूप से सिर्फ 2 मिनट में समझाने का प्रयास करूँगा, आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। देखिए, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो जो उस समय संविधान लागू हुआ उसमें राज्यों की 4 श्रेणियाँ थी, आपने ये सुना होगा। तो हम बात करें भाग 6, भाग 7, भाग 8 और भाग 9। इसमें क श्रेणी के राज्य थे, इसमें ख श्रेणी के राज्य थे, इसमें ग श्रेणी के राज्य थे और इसमें ग श्रेणी के राज्य थे। यानी कि संविधान के चारों भागों में ये 4 श्रेणियां थी, जिसको कुछ विद्वानों ने ABCD नाम भी दिया है। ठीक है, यानी कि जब हम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं तो हम इसको इस भाग से लिखते हैं। तो जो मैं आपको बता दूं, यहां पर जो ये भोपाल था, भोपाल ग श्रेणी का राज्य था। कौन सी श्रेणी का राज्य था? ग श्रेणी का। यानी कि भोपाल जो है मूल संविधान में, यहां लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में ग श्रेणी का राज्य था। उम्मीद करता हूं यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर देखो दोस्तों, आपको यह पता होगा कि हम बात करें, फजल अली आयोग का गठन किया गया था। किसके लिए? राज्यों के पुनर्गठन के लिए। ठीक है, फजल अली आयोग जो है उसका गठन किया गया था राज्यों के पुनर्गठन के। यानी कि जो फजल अली आयोग है उसकी जो सिफारिशें हुई उनको 1956 में लागू किया गया। और क्या किया गया था? राज्यों का पुनर्गठन किया था। किया था नहीं किया था? किया था, बिल्कुल। और जब पुनर्गठन किया तो मैं आपको बता दूं, ये जो 4 श्रेणियां थी इनको समाप्त करके सिर्फ 2 ही श्रेणियां रखने के लिए मैं आपसे कहूं जो राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की थी। एक को तो नाम दिया राज्य, यानी कि जितनी भी राज्य सरकारें होंगी उनका शासन भाग 6 के अनुसार चलेगा। और दूसरी श्रेणी रखने के लिए कहा संघ शासित प्रदेश, यानी कि जिसको आप वर्तमान में यूनियन टेरिटरी कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका प्रशासन भाग 8 के अनुसार चलाया जाता है। और जितने भी हमारे जो राज्य हैं, हम जितने भी बात करें, वर्तमान में हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, तो इन 28 राज्यों का जो प्रशासन चलता है वो भाग 6 के अनुसार चलता है। क्लियर है? और जितने भी हमारे वर्तमान में 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, उनका प्रशासन भाग 8 के अनुसार चलता है। तो उम्मीद करता हूं आपका ये कंसेप्ट यहां पे काफी क्लियर हुआ होगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहां बता देता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हालांकि आवश्यकता नहीं है, फिर भी मूल संविधान में भी राज्यों की संख्या, यानी कि जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस दिन भी मूल संविधान में इन 4 श्रेणियों में कुल राज्यों की संख्या कितनी थी? 28 ही थी। और वर्तमान में भी भारतीय संविधान में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 ही है।
तो जो मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं उनको ये कंसेप्ट काफ़ी समझ में आया होगा, और जो नए विद्यार्थी हैं उनका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों, हमारा सेशन यदि आपको हमारी कक्षाएं काफ़ी पसंद आती है तो लाइक करने में बिल्कुल भी कमी मत कीजिए और हमारी पूरी कक्षाएं देखा कीजिए, जिससे आपके संविधान के सभी कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, किसी भी एग्जाम में आप संविधान में पीछे नहीं रहेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं टू द पॉइंट। अब देखिए, जब राज्यों का पुनर्गठन हो गया तो मैं आपको बता दूं, भोपाल को मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया, यानी कि अब भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बना दिया और भोपाल का विलय किसमें कर दिया? मध्य प्रदेश में। तो देखो 1956 में मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सीधा लिखता हूं, एमपी सरकार में मंत्री रहे। ठीक है, तो यहां तक आपके सभी कंसेप्ट जो है मैं उम्मीद करता हूं सारे क्लियर हो गए होंगे। अब मुख्य रूप से अगला जो प्रावधान है 1972 से लेकर 1974 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, यानी कि जो वर्तमान में हमारी जो कांग्रेस पार्टी है जिसकी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी हैं, उसके अध्यक्ष 1972 से लेके 74 तक ये अध्यक्ष पद पर विराजमान रहे। इसके बाद में हम बात करें तो 1974 से लेकर 1977 तक केंद्र सरकार में संचार मंत्री रहे। केंद्र सरकार में संचार मंत्री रहे। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये तो मुख्य प्रावधान है, साथ ही में एक और प्रावधान है जो आप यहां लिख सकते हैं और हमें लिखना भी चाहिए। 1971 में, ध्यान से देखिएगा, 1971 से लेकर 1977 तक। ठीक है, इसके बाद में जो हम आगे बात करें 1980 से लेकर 1984 तक भोपाल से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए। ठीक है, यानी कि ये इनका पूरा कार्यकाल रहा, जो हम कहें 1984 में, जब तक ये भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने, यानी कि इससे पहले, इसके बाद में अभी तो ये राज्यपाल बनेंगे। सबसे पहले आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बनेंगे 1984 में, 1985 में पंजाब के बनेंगे, 1986 में यदि हम बात करें तो फिर ये जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल बनेंगे। ठीक है, तो ये 3 राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी शंकर दयाल साहब ने काम किया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, फैक्ट्स आपके सामने और भी आने वाले हैं। उपराष्ट्रपति बने, कौन से उपराष्ट्रपति थे, किस प्रकार के, और भी जो सवाल बनते हैं उन सबको कवर किया जाएगा। आप निश्चिंत रहें, आपके एक एक सवाल को अहमियत देते हुए अध्ययन सामग्री तैयार की जाती है और आगामी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर ही ये अध्ययन सामग्री हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा तैयार की जाती है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको ये जो सेशन है वो पूरा कंप्लीट हो गया होगा। 1956 में एमपी सरकार में मंत्री रहे, 1972 से 74 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1974 से 77 तक संचार मंत्री के रूप में काम किया। आगे हम बात करें 1971 से लेकर 77 तक और 1980 से लेकर 1984 तक लोकसभा सांसद के रूप में कार्यरत रहे, या लोकसभा सांसद के रूप में भोपाल से निर्वाचित हुए। अब देखो दोस्तों, ये जो यहाँ आपकी जो ये लोकसभा है, हम बात करें, ये आपकी जो 5वीं लोकसभा ये थी और इसका कार्यकाल 7 वर्ष था। कितना था? 7 वर्ष। इसीलिए 1971 से लेकर 1977 तक क्या रहे थे? भोपाल से सांसद रहे थे। आप लोगों ने जब राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी के प्रोविजंस जब पढ़े होंगे, जो मेरे विद्यार्थी हैं जिन्होंने पहले ये कक्षाएं ले रखी हैं राष्ट्रीय आपातकाल की, तो उस समय आपने पढ़ा होगा
मैंने आपको बताया था कि 5वीं विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा, 7 वर्ष होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे के जो प्रावधान है शंकर दयाल साहब के बारे में उन सभी पर चर्चा कर सकें। जल्दी कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो दोस्तों, जो भी नए विद्यार्थी हैं उनसे निवेदन है, आप प्रॉपर कॉपी पेन लेकर इनका नोट्स अवश्य बनाएं। अर्थात कक्षा जब आपकी समाप्त हो जाती है उसके बाद में जो भी आप स्क्रीनशॉट्स लेते हैं उन सभी का संकलन आप कर सकते हैं, या कक्षा को पॉज करके आप आराम से भी पूरा जो कंसेप्ट है वो पूरा अपनी कॉपी में राइटिंग में लिख सकते हैं। क्योंकि पढ़ने के साथ साथ किसी भी विषय वस्तु को लिखना उतना ही आवश्यक है। जैसा कि हम बात करें कि भोजन में नमक का होना जरूरी है, क्योंकि बिना मसालों के, बिना नमक के भोजन बिल्कुल फीका लगता है। इसी प्रकार दोस्तों ये अहमियत जरूरी है, क्योंकि लिखने से आपको पता है अधिक लंबे समय तक आपको ये जानकारी याद रहेगी। ठीक है, अब चलिए, अब आगे हम बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया 3 राज्यों के राज्यपाल रहे, तो पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए, कब हुए, कैसे हुए, कौन से निर्वाचित उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद में हम बात करें, फिर हम राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। यानी कि 3 स्टेप अभी हमारे पास हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, राज्यपाल, गवर्नर। चलिए, उन्नीस में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुए। फिर 1985 में आंध्र प्रदेश से इनका ट्रांसफर कहां कर दिया गया, पंजाब। पंजाब के राज्यपाल नियुक्त हुए तथा साथ में चंडीगढ़ के प्रशासक भी नियुक्त किए गए। अब देखो दोस्तों, यहां से जो सवाल बनता है, ध्यान से देखिएगा, 3 राज्यों के राज्यपाल बनेंगे। ठीक है, अगला भी मैं आपको लिख देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं सवाल किस क्रम से, किस प्रकार से बनते हैं। देखिए, 1986 में महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त हुए। आपसे सीधा सा सवाल पूछा जाएगा, शंकर दयाल शर्मा साहब निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल नहीं थे। ठीक है, 3 राज्य हैं, पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा पंजाब और तीसरा महाराष्ट्र। ठीक है, यहां से एक और सवाल बनता है कि शंकर दयाल साहब ने किस राज्य के किस संघ शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में कार्य किया। तो आपको यहां याद रखना है दोस्तों, चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। क्योंकि ये आप बात मान के चलें, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, हमारे यहाँ जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, जिसको हम कहते हैं, आपके सामने अभी जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जो 8 संघ शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी पर जो व्यक्ति नियुक्त की जाती है, जिसकी या तो उसे केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल के समान जो पद होता है उस पर, उसे कहते हैं या तो प्रशासक,
या राष्ट्रपति उसे कोई भी पद में नाम दे सकता है। तो जैसे हम दिल्ली में उपराज्यपाल की बात करते हैं, पुदुचेरी में उपराज्यपाल की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की बात करते हैं, लद्दाख में उपराज्यपाल की बात करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हम कहते हैं उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। लेकिन जैसे ही हम जाते हैं लक्षद्वीप, वहाँ प्रशासक होता है। हम दादर नगर हवेली दमन और दीव की बात करते हैं, प्रशासक होता है। हम जैसे बात करते हैं चंडीगढ़ की, प्रशासक है। तो ये निर्भर करता है राष्ट्रपति के ऊपर कि वो किस संघ शासित प्रदेश पर कार्य करने वाले जो प्रशासक है उसको क्या नाम से पुकारते हैं। लेकिन हमें यहाँ जो बात समझनी है वो ये है कि जो भी व्यक्ति पंजाब का राज्यपाल नियुक्त होगा वो ऑटोमेटिकली किसके प्रशासक के रूप में कार्य करेगा? चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, याद रखना, आपसे वर्तमान में पूछा जा सकता है कि चंडीगढ़ के प्रशासक कौन हैं, तो आप ये याद रखना कि वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल कौन हैं, वही चंडीगढ़ के प्रशासक हैं। ये फिक्स है। ठीक है, इसका कारण दोस्तों यही है कि चंडीगढ़ एक जो है संघ शासित प्रदेश है, बिल्कुल ये बात मान्य है। लेकिन चंडीगढ़ साथ ही में आपको ये पता होगा कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। ठीक है, इसी कारण से। चलिए, तो आपके यहां पर ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बात करें उपराष्ट्रपति के बारे में। 1987 में शंकर दयाल साहब देश के 8वें निर्विरोध उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। निर्विरोध उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब आपके सामने यहां से सवाल उत्पन्न हो गया कि निर्विरोध राष्ट्रपति जो है निर्वाचित हुए। तो अब तक कितने राष्ट्रपति ऐसे थे जब तक हम श्रृंखला में पढ़ चुके जो निर्विरोध निर्वाचित हुए? तो मैं यहां आपको बता दूं, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले देश के तीसरे उपराष्ट्रपति थे, या हम कहें तीसरे व्यक्ति थे, तीसरे उपराष्ट्रपति थे। वैसे हम ये कहें कि तीसरे व्यक्ति थे तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसका भी मैं कारण आपको बताऊंगा। हालांकि हम तीसरे उपराष्ट्रपति भी कह सकते हैं। अब आपके सामने एक सवाल निकल के आता है कि साहब 3 लोग कौन कौन हैं? तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दूं। पहले देखो दोस्तों, जो थे वो थे राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके 2 कार्यकाल रहे और दोनों बार ये जो है निर्विरोध उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 1952 में, 1957 में राधाकृष्णन साहब निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। अब आपके मन में दूसरा सवाल आ रहा होगा कि सर दूसरे कौन से थे? तो देखो दोस्तों, मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं। दूसरे जो थे उनका नाम है एम हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला साहब, यानी कि जो देश के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, यानी कि जिसके बारे में हम बात करते हैं भारत के ऐसे एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, वे उपराष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए और वे निर्विरोध उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। अर्थात ये हम बात करें 1979 में ये उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इसके बाद में हम बात करें तो इधर से आपके जो है शंकर दयाल शर्मा साहब तीसरे नंबर पे आ गए। अब यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करें तो टोटल राष्ट्रपति के 4 निर्वाचन निर्विरोध हुए, और यदि हम बात करें व्यक्तियों के क्रम से तो व्यक्ति टोटल कितने हो गए? 3। तो उम्मीद करता हूं यहां तक के आपके जो सारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, तो अब हम यहां से आप फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए
ताकि हम आगे बात कर सकें, क्योंकि अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति के रूप में। हालांकि अभी शायद मुझे लगता है पर्याप्त स्पेस होगा। चलिए इसमें एक और चीज हम लिख लेते हैं, यहीं पे हम ऐड कर लेते हैं। राष्ट्रपति बनने पर या राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने पर, आप दोनों ही प्रकार से लिख सकते हैं। राष्ट्रपति बनने पर उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र देने वाले तीसरे व्यक्ति, कौन से व्यक्ति हैं? तीसरे व्यक्ति। यानी कि राष्ट्रपति ये निर्वाचित हो गए तो उससे पहले ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए आप कह सकते हैं, या हम कहें, क्योंकि देखो दोस्तों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अपना पद नहीं छोड़ता है। पहले तो ये था कि जब हम बात करें वीवी गिरी साहब ने तो इस्तीफा दिया था, लेकिन उसके बाद में राष्ट्रपति अभी ने इस्तीफा नहीं दिया और राष्ट्रपति का निर्वाचन लड़ लिया। जब ये निर्वाचित हो गए तो इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया और साथ ही में किसके रूप में कार्य किया? राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो यहां हम बात करें टोटल कितने हैं? 3 व्यक्ति हैं। अब आपके मन में यहीं से सवाल आ रहा होगा कि साहब ये 3 व्यक्ति कौन कौन हैं? तो 3 हैं। पहले तो थे आपके वीवी गिरी, दूसरे आर वेंकटरमण और तीसरे थे आपके शंकर दयाल शर्मा साहब। पहले हैं वीवी गिरी। ठीक है, यानी कि इन्होंने तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। लेकिन इसके बाद में हम बात करें आर वेंकटरमण और आपके जो है शंकर दयाल शर्मा साहब, इन्होंने राष्ट्रपति निर्वाचन होने के बाद में अपने पद से त्यागपत्र दिया था। ठीक है, तो आप यहां से एक बात क्लियर रखें, अब तक 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल पूरा नहीं किया और पहले इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और राष्ट्रपति चुन लिए गए। यहां से 3-4 प्रकार के सवाल बनते हैं। ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल पूरा नहीं किया और राष्ट्रपति चुन लिए गए। ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। ठीक है, आगे और आएंगे कृष्णकांत जी, उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये जो सवाल बनते हैं ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। एग्जामिनर किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के पूछ सकता है। अब हमारे वहां पर हम कितना इस चीज का सवाल को हम एनालिसिस कर पाते हैं, सवाल को हम कितना ध्यान रख पाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, तो ये जो मैंने सवाल से लिखवाए हैं ये सीधा टू द पॉइंट किसी भी एग्जाम में पूछे जाने के लिए प्रबल संभावनाएं अधिक हैं। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे राष्ट्रपति के संदर्भ में इससे आगे बात हम कर सकें। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं डॉक्टर शंकर दयाल साहब के सारे बारे में कि ये राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, कौन से राष्ट्रपति थे, कौन सा निर्वाचन था। तो आपके सामने बहुत सारे सवाल और उनके जवाब जो हैं अभी आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा कि शंकर दयाल शर्मा साहब देश के कौन से निर्वाचित राष्ट्रपति थे। तो आपके सामने वो बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो उसी को एक बार हम पुनः लिखते हैं। देश के 9वें निर्वाचित राष्ट्रपति। देखो दोस्तों, पुनः इसलिए लिखा रहा हूं कि श्रृंखला में क्रमबद्ध रूप से यदि देखो, कहते हैं विज्ञान क्या है, तो क्रमबद्ध रूप से किया गया अध्ययन ही क्या कहलाता है? साइंस जिसे हम कहते हैं। किसी भी विषय वस्तु का यदि हम क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं तो वो एक साइंटिफिक रहता है, वो हमें लंबे समय तक याद रहता है
उसकी पूरी पकड़ हमें रहती है। तो इसी प्रकार यहाँ भी ये क्रमबद्ध रूप से हमें पढ़ना आवश्यक है, और इसी क्रमबद्ध रूप से यदि आप पढ़ते रहे तो निश्चिंत आपको सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए आगे हम बात करें राष्ट्रपति पद के लिए। दसवां निर्वाचन था। अगली इंटरेस्टिंग चीज, 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया। इससे पूर्व आर वेंकटरमन साहब ने भी 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया था। शंकर दयाल साहब शर्मा ने भी 4 प्रधानमंत्रियों के साथ किया, और साथ ही में आपके जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं उन्होंने भी 4 जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ काम किया था। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, तो ये जो 4 प्रधानमंत्री हैं ये कौन कौन हैं, आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा। तो देखो दोस्तों, इसको भी यहाँ पर डिस्क्राइब हम कर देते हैं। पहले थे पीवी नरसिम्हा राव, दूसरे थे अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि जिनकी अभी हाल ही में पुण्यतिथि थी। तीसरे थे देवगौड़ा, और चौथे थे IK गुजराल। ठीक है, अब हम साथ ही में आपको मैं यहीं पे बता दूं, 3 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई। तीन प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई। 3 प्रधानमंत्री कौन कौन से, देखो दोस्तों, आखिरी के तीसरे वाले याद रखिएगा, आखिरी के तीनों, यानी कि ये बात करूं मैं, इन तीनों प्रधानमंत्रियों को क्या की थी, शपथ दिलाई थी। 4 यदि हम बात करें प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, और 3 अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा, IK गुजराल। क्योंकि PV नरसिम्हा राव को तो R वेंकटरमन साहब 1991 में ही क्या किया था, शपथ दिला चुके थे। क्लियर है। चलिए अब आपके सामने 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स आपके सारे क्लियर हो चुके हैं। अब इसमें जो मुख्य रूप से अधिक कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक और पॉइंट है जो हमें मुख्य रूप से हम लिख लेते हैं। प्रथम वरीयता में सबसे कम अंतराल से जीतने वाले राष्ट्रपति, और आप चाहें तो एक और लाइन लिख सकते हैं, 3 राज्यों के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक रहे। हालांकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको एक बार मैंने पुनः यहाँ लिखाना उचित समझा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये हमारा जो क्लास का सेशन था वो पूरा हो चुका है। यहाँ से जितने भी सवाल बनते थे मैंने लगभग सभी सवालों को कवर करने का प्रयास किया है। अधिकांशतः बहुत सारे एग्जाम्स में सवाल पूछा जा चुका है कि शंकर दयाल शर्मा साहब ने कितने प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, 1 2 3 4 के साथ, कितने प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई, 3 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई। ये सवाल अक्सर एग्जाम्स में आते रहे हैं, क्योंकि शंकर दयाल शर्मा साहब की अभी जो है 2 दिन पहले ही हम बात करें, इनकी जो धर्मपत्नी थी उनका देहांत हो गया। ठीक है, तो वर्तमान में शंकर दयाल शर्मा साहब काफ़ी चर्चित विषय हैं, और यहाँ से सवाल पूछे जाने की इस बार प्रबल संभावना रहने की पूरी आशंका नजर आ रही है। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए शंकर दयाल शर्मा साहब का जो पूरा हमने अभी अध्यापन कार्य संपन्न किया, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा।
तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः नए राष्ट्रपति के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।